साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे भारत के अंदर भारत सरकार की तुलना में मानवाधिकार आयोग की तरफ से या मानवाधिकार आयोग के प्रहरी के रूप में एमनेस्टी का खड़ा होना कहीं सरकार की तुलना में अधिक उपयोगी है। हमारे देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों एनजीओ रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, और जो एनजीओ या सोसाइटीज या संस्थाएं हमारे देश के अंदर जो काम कर रही हैं वह निचले से निचले तबके के आम आदमी के लिए काम करती हैं। वैसे तो कईयों गैर सरकारी संगठन ऐसे हैं जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं, और कईयों संगठन ऐसे हैं जो भारत सरकार के वित्तपोषी नियोजकों के फाउंडरों द्वारा वित्तपोषी होते हैं और देश के अंदर काम करते हैं। तो आज हम उन्हीं एनजीओ के बारे में ही बात करेंगे, और भारत की सरकार ने उन एनजीओ पर FCRA विदेशी अंशदान अधिनियम कानून में बदलाव करके उनके ऊपर एक कैंची चलाई है। वो कैसे चलाई है, क्यों चलाई है, इस संबंध में ही आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, गैर सरकारी संगठन सरकार की अपर्याप्तता से छोड़े गए अंतराल को भरते हैं, यानी कि वह काम जो सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं हो पाते उन कामों को गैर सरकारी संगठन करता है। चाहे सामाजिक शिक्षण संगठन हो, चाहे शैक्षिक संगठन हो, या किसी भी तरीके का संगठन हो सकता है, चाहे धार्मिक ही संगठन क्यों न हो, वे सरकार द्वारा छोड़े गए गड्ढे, यानी कि सरकार के पास पर्याप्त रूप में जो चीज़ ना हो पाए उसको गैर सरकारी संगठन। दूसरा, सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, यानी कि सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाएं तो देश के अंतिम नागरिक तक पहुंचाने का कार्य भी गैर सरकारी संगठन ही करते हैं। तीसरा हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हैं, यानी कि गैर सरकारी संगठन ज़्यादातर जैसे स्वयं सहायता समूह या कोई एजुकेशन संस्थाएं या फिर ऐसी संस्थाएं जो लोगों को रोज़गार प्रदत्त करती हो, तो गैर सरकारी संगठन ऐसे रोज़गारों को भी उत्पन्न करते हैं। चौथा, अनुसंधान और नवाचार करते हैं, यानी कि गैर सरकारी संगठन अनुसंधान। जैसे आपको पता हो तो आज हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, तो वैक्सीन की ट्रायल है वो कई निजी कंपनियां भी कर रही हैं जो स्वयं द्वारा पोषित हैं, जो भारत सरकार के वित्त पैसे नहीं होकर के वे अनुसंधान कर रही हैं कि हमारे देश के नागरिकों के लिए एक नई वैक्सीन मिलेगी। तो एक अनुसंधान है। और नवाचार, यानी कि नई कनेक्टिविटी, नया प्रोडक्ट कोई अगर आए तो वह भी हमारे देश के अंदर गैर सरकारी संगठन लाते हैं, जैसे कि मोबाइल्स हैं, सेल है, ऐसी बहुत सी चीज़ हैं जो नवाचार यानी नई आई हुई हैं, उनका प्रसार गैर सरकारी संगठन द्वारा ही किया जाता है। वैसे हमारी सरकारें करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारें नहीं कर पाती, उनको गैर सरकारी संगठन ही करते हैं। पांचवा, विकास में भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर जो विकास प्रक्रिया है उसकी भागीदारी में भी सम्मिलित हैं। जैसे कि अब आप ले लीजिए कि जो देश की विकास दर है जिसको GDP कहते हैं, तो कई गैर सरकारी संगठन ऐसे हैं जो हमारे देश की विकास दर को आंकते हैं और जो स्वयं द्वारा वित्त पोषित हैं। वैसे वर्ल्ड में भी काफ़ी गैर सरकारी संगठन है, जैसे ग्लोबल मैकिन्से इंस्टीट्यूट जो हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था का आकलन करता है। तो हमारे विकास में भागीदारी तो है ही, ऐसे ही हमारे देश के अंदर बहुत ऐसे एनजीओ जो हैं जो हमारे देश में के विकास में भागीदारी करते हैं। छठा, लक्ष्य आधारित व्यापक मुद्दों पर जागरूकता सिखाते हैं, यानी कि लक्ष्य आधारित, जैसे कि नसबंदी का लक्ष्य ले लीजिए आप, तो कईयों गैर सरकारी संगठन
महिला और पुरुषों को प्रेरित करके उस लक्ष्य की पूर्ति करवाते हैं, या फिर शिक्षा में भागीदारी कि हमें इतने बच्चों को स्कूल भेजना है, तो उस लक्ष्य को पूर्ति भी गैर सरकारी संगठन करते हैं। या हमें इतने जो कुपोषित बच्चे हैं इनको हमें पोषण देना है, टारगेट लक्ष्य, तो इसमें भी हमारे गैर सरकारी संगठन हमारी भागीदारी निभाते हैं भारत सरकार में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग, तो आपने कई संगठन जो हमारे या सामाजिक हैं या धार्मिक हैं या फिर और भी जो NGOs हैं, वे या जो आदिवासियों के लिए काम करती हैं या दलितों के लिए काम करती हैं, मुस्लिमों के एमनेस्टी के लिए काम करती हैं, तो वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में पूर्ण रूप इनसे भागीदारी होती हैं। और स्वच्छ भारत अभियान में भी पूरे तरीक़ा से सहयोगी भी हैं और कर भी रही हैं सहयोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हैं सहयोग हमारे जो संगठन है देश के। लेकिन हाल ही में गैर सरकारी संगठनों में सरकार की जो गाज है वह थोड़ी भारी पड़ गई, क्यों हमारे भारत की सरकार ने जो FCRA है, विदेशी अंशदान अधिनियम, उस पर थोड़ी कैंची चला दी है, उसके नियम सख्त कर दिए। सरकार का कहना है कि जो वहाँ हमको एक चीज़ बताते हैं, वो चीज़ ये है कि कोई भी NGO या सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है राष्ट्रीयकरण अधिनियम के तहत, तो उसको फाउंडरों का ही पैसा मिलता है, सदस्यों का पैसा मिलता है। लेकिन अगर कोई संगठन बड़ा संगठन बनता है तो उसके लिए वर्ल्ड के कोने कोने से पैसा मिलता है, विदेशों से पैसा मिलता है। हम कुल मिलाकर ये कहें, विदेशों से जो मिलने वाले पैसे पर सरकार की थोड़ी कैंची चली है और सरकार ने उस FCR संशोधन किया है, यानी कि विदेशी अंशदान अधिनियम जो कानून है उस कानून में संशोधन किया है। पहली चीज़, जो विदेशी अंशदान अधिनियम कानून है उसमें भारत की सरकार ने गैर सरकारी संगठन जो है उनसे सुझाव नहीं लिया। बाकी हमारे देश के अंदर जो भी लॉ बनता है, तो जिस बारे में लॉ बनाया जाता है उस बारे में सरकार द्वारा सुझाव मांगे जाते हैं, लेकिन FCRA पर सरकार ने किसी भी तरीके कोई सुझाव नहीं मांगा। लेकिन सरकार का तर्क है कि विदेशों से संगठन को मिलने वाले पैसे को राष्ट्र हित में ही लगाया जाए, न कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों। ये सरकार का कहना है। लेकिन अब आप एक चीज़ सोचिए कि सरकार जो है, जो उसका राष्ट्र विरोधी शब्द है क्या है। अभी आपने देखा है कि हाथरस वाले मामले में 124 से UAPA या फिर पहले भी सरकार ने कई ऐसे कानून हैं जो लोगों पर लाद करके जबरन और उनको जेलों में ठूस दिया। यानी कि सरकार की शब्दावली में सरकार की आलोचनात्मक शब्द ही राष्ट्र विरोधी शब्द है। इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखना। सरकार की शब्दावली में सरकार की आलोचना ही सरकार का द्वारा राष्ट्र विरोधी दिया गया शब्द है, और वह हर व्यक्ति राष्ट्र विरोधी सरकार की आलोचना करता है, तो वह राष्ट्रभक्त तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई संगठन किसी क्षेत्र में अगर काम करता है और सरकार की कमियां वहाँ उजागर करता है वो, तो वह राष्ट्र विरोधी हो गया। और हमारी भारत की सरकार ऐसे NGOs, ऐसे संगठन, ऐसे लोगों पर अपना शिकंजा अवश्य कसती है। जैसे कि अभी जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करती है एमनेस्टी, तो एमनेस्टी के कईयों खातों को फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज कर दिया भाई?
इसके अंदर एक मुख्य चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि भारत की सरकार यह चाहती है, भारत की ही नहीं, आप किसी भी देश के अंदर चले जाइए, आप चाइना के अंदर चले जाइए, पाकिस्तान के अंदर चलिए, रसिया के अंदर चले जाइए, अमेरिका के अंदर चले जाइए, किसी भी कंट्री के अंदर चलिए, उस कंट्री के अंदर अल्पसंख्यक, महिलाएं, दलितों का जो शोषण होता है उसको कोई भी मीडिया उजागर नहीं करती, और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि विदेशों के अंदर उसकी तौहीन हो, उसकी छवि खराब हो। तो इस कारण भारत की सरकार ने FCRA में संशोधन करके कईयों सरकारी गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध कर दिया, यानी कि वह सरकार द्वारा दमनात्मक नीति अपना करके कुचले गए लोगों की आवाज़ को ना उठाएं, और वह आवाज़ वर्ल्ड के किसी चैनल पर ना आए या प्रिंट मीडिया पर ना आए, UN में ना गूंजे। हर सरकार यही चाहती है। आपने दिल्ली दंगा देखा होगा, दिल्ली दंगे के अंदर कईयों चीज़ ऐसी निकल के आई थी जिन पर सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगा था, और दिल्ली पुलिस पर भी सीधे सीधे आरोप लगा था। एक हमारे IPS भी थे जो गुजरात में आतंकवाद निरोधक दस्ते के चीफ हुआ करते थे, और महाराष्ट्र में बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर भी रहे थे। उन्होंने भी सीधा सीधा आरोप लगाया था दिल्ली पुलिस पर। उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा कि आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने वर्दी पहनते समय शपथ जो ली थी। लेकिन हम सीधे सीधे ये कहें, पुलिस चाहे किसी भी स्टेट की हो, उसे तो नौकरी करनी है, लेकिन सत्ता के अनुरूप ही करनी है नौकरी, सत्ता से बाहर नहीं जा सकती। तो दिल्ली दंगों में कुछ जो अल्पसंख्यकों के साथ उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उन अधिकारों के प्रहरी, उन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रहरी एमनेस्टी, और एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में जो बताया वह सरकार के प्रति, यानी सरकार अपने प्रति जो सरकार ने पाया है उसे गलत समझा है कि इनके द्वारा दी जाने रिपोर्ट गलत है, या इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट या साझा की गई रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, और सरकार नहीं चाहती कि यह रिपोर्ट कहीं दूसरी जगह जाए और उसकी तौहीन हो। ये मुख्य चीज़ है कि ऐसे गैर सरकारी संगठनों को पुलिस की। आप देख लीजिए, अभी जो आदिवासियों के अंदर काम करने वाले, अभी एक 83 वर्ष बुजुर्ग को अर्बन नक्सल के आरोप में अरेस्ट किया है। क्यों? वे नहीं चाहते दलितों, आदिवासियों या फिर अल्पसंख्यकों की कोई आवाज़ बने, उनकी आवाज़ को उठाए, और जो उनकी आवाज़ को उठाएगा, जो उनकी आवाज़ बनेगा, उसी को दबा दिया जाएगा। यह FCRA में संशोधन सरकार द्वारा किया गया है, और इसमें कुछ संशोधन ये भी रहे हैं। संगठन चाहे केरला के अंदर चल रहा है, लेकिन अकाउंट उसको दिल्ली में ही खुलवाना पड़ेगा, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अब सोचिए, केरल का व्यक्ति, केरल का संगठन दिल्ली अकाउंट खोलेगा, क्या संभव है? नहीं, लेकिन भारत की सरकार के लिए संभव है, और भारत की सरकार कोई और नहीं, हमारी ही सरकार है, हम उसके नागरिक हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। लेकिन प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को रखना, अपने विचार को रखना हर व्यक्ति का अधिकार होता है। यह अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता, लेकिन आज के दौर में यही अधिकार छीना जा रहा है। UAPA एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत 180 दिनों तक तो जमानत की कार्रवाई नहीं होती है। 180 दिनों तक कोई भी अदालत उस सरकार से ये नहीं पूछ सकती उसे किस आरोप में नष्ट किया जाए।
और 124 से तो राजद्रोह है ही है, यानी कि सरकार के खिलाफ ऐसे शब्द का इस्तेमाल जो अपने आप को आलोचनात्मक शब्द समझे, आलोचनात्मक शब्द समझे, वही राष्ट्रद्रोही है, वही राजद्रोही है। तीसरा कि जो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं उनमें से सिर्फ 20% से 50% तक ही पैसे को वह संगठन इस्तेमाल कर सकते। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ बता दें, एमिनेस्टी जो है, एमिनेस्टी वह संस्था है जो भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है। अब चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर संगठन हर क्षेत्र में काम करता है। आप हर समाज के अंदर चले जाइए, जो 36 कौम हमारे देश के अंदर है, हर कौम के अंदर संगठन है, हर संगठन अपने क्षेत्र में काम करता है। हर संगठन हर समाज में बना हुआ है, वह हर समाज के लिए हर चीज़ की मांग करता है। और एक चीज़ जाते जाते मैं आपको और बता दूं, पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई कंट्रीज नहीं है जिसमें किसी न किसी धर्म, दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं रहता हो, रहता है। हमारे देश के अंदर कटिंग नाई करता है, ठीक है, तो क्या ईसाइयों के अंदर कटिंग नहीं होगी? वहाँ भी नाई होगा। मुस्लिमों के अंदर कटिंग नहीं होगी, वहाँ भी नाई होगा। क्या सिखों के अंदर दाढ़ी कटिंग नहीं होती? तो हर जगह वही चीज़ क्रिएट होती है, लेकिन बात समझने की वह अधिकार उसको वहाँ क्या मिलते हैं और यहाँ क्या मिलते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ में हर जगह संगठन है, और वह जिस क्षेत्र में संगठन काम करता है उस क्षेत्र की मांग करते ही हैं, और उनकी मांग जायज़ है। और हम तो सरकार से यही कहेंगे कि गैर सरकारी संगठन सरकार की सहायता ही करते हैं, न कि सरकार को गड्ढे में लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए।